नमस्कार। मैं नागेंद्र सिंह, लेक्चरर अप्लाइड केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री में कोरोजन संचारण को स्टडी करेंगे। संचारण में हम संचारण के सिद्धांत पढ़ रहे थे और जो आज हम जो प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे वो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन है, संचारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत। देखिए, संचारण का जो विद्युत रासायनिक सिद्धांत है उसको नम संचारण भी कहते हैं। नम संचारण इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नमी की उपस्थिति में होता है, इसके लिए मॉइस्चर होना आवश्यक है। और जो इस प्रकार का संचारण होता है उसमें धातु का ऑक्सीकरण और अपचयन होता है, और यह ऑक्सीकरण और अपचयन विद्युत अपघट्ट की उपस्थिति में होता है, यानी इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी धातु का संचारण ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया द्वारा हो और ये सब विद्युत अपघट्ट की उपस्थिति में हो, तो इस प्रकार का जो संचारण होगा, इस प्रकार का कोरोजन विद्युत रासायनिक कोरोजन होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन होगा। तो इसके लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं, कुछ कंडीशन है। उन कंडीशन को यदि फुलफिल करते हैं तो इस प्रकार का संचारण होगा। धातु का विद्युत अपघट्ट के संपर्क में होना आवश्यक है। जब मेटल इलेक्ट्रोलाइट के संपर्क में आएगी तो इस प्रकार का संचारण होना स्टार्ट हो जाएगा। और धातु की सतह पर विभवांतर उत्पन्न होना आवश्यक है। यदि धातु की सतह पर विभवांतर उत्पन्न होगा, विद्युत विभव में अंतर उत्पन्न होगा, तो कैथोड व एनोड क्षेत्र बन जाएंगे। और जब कैथोड व एनोड क्षेत्र बन जाते हैं तो कैथोड और एनोड के मध्य में दिष्ट धारा का प्रवाह होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ कंडीशन है जो इस प्रकार के संचारण के होने के लिए आवश्यक है। धातु विद्युत अपघट्ट के संपर्क में हो, धातु की सतह पर विभवांतर उत्पन्न हो, यानी कैथोडिक व एनोडिक क्षेत्र बन जाए और कैथोड एनोड के बीच में डीसी करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाए। तो अब हम देखते हैं कि इस प्रकार के संचारण में संचारण की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस, वो कैसे कंप्लीट होता है। अभी आपने देखा जब धातु की सतह पर एनोडिक व कैथोडिक क्षेत्र बन जाते हैं तो एनोड व कैथोड पर किस प्रकार से अभिक्रियाएँ होती हैं और किस प्रकार से उनका संचारण होता है, हम अभिक्रिया के माध्यम से समझते हैं। एनोड पर अभिक्रिया, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, यानी धातु जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को अपने से रिमूव करती है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करती है और धातु का धनायन बना लेती है। और जब धातु का धनायन बनता है तो धातु धनायन जो प्योर मेटल है उस मेटल को छोड़कर इलेक्ट्रोलाइट्स में आ जाता है, जो विद्युत अपघट्ट का विलयन है उसमें आ जाता है। और इस प्रकार से प्योर मेटल का कोरोजन होता रहता है, संचारण होता रहता है और धीरे धीरे प्योर मेटल पूरी तरह से कोरोजिव हो जाती है, संचारित हो जाती है। आप देखिए, ये कोई मेटल है, इस मेटल ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया और मेटल धनायन बना लिया। इसी तरह से यदि हम आयरन के रेफरेंस में देखें तो आयरन Fe एक एटम है और मेटल की फॉर्म है, प्योर मेटल है, और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है और 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिलीज़ हो जाते हैं। तो आप देखिए, इसने जब इलेक्ट्रॉन को अपने से रिलीज़ किया है, इलेक्ट्रॉन को अपने से त्याग दिया है, तो खुद यहाँ पर देखिए धनायन बन गया, कैटायन बन गया। तो इस तरह से यहाँ देखिए एनोड पर मेटल का ऑक्सीकरण होता है। जब मेटल का ऑक्सीकरण होता है तो निश्चित तौर से वहाँ संचारण भी होता है। कैथोड पर अभिक्रिया, कैथोड एनोड द्वारा त्यागे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर अपचयित हो जाता है। कैथोड पर अपचयन होता है और कैथोड पर संचारण नहीं होता है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि जब धातु की सतह पर कैथोड व एनोडिक क्षेत्र बन जाते हैं और इन दोनों के बीच में दिष्ट धारा का प्रवाह होता है, यानी दिष्ट धारा का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो कैथोड पर जो मेटल के द्वारा इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए गए हैं वो इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंच जाते हैं और एनोड इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, जिससे उसका एनोड का रिडक्शन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन अपचयित हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं एनोड द्वारा त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन को कैथोड ग्रहण कर लेता है, तो कैथोड का अपचयन होता है। एनोड का तो हमेशा ऑक्सीकरण होता है। तो कैथोड का अपचयन होता है तो कैथोड पर संचारण नहीं होता, और एनोड पर ऑक्सीकरण होता है तो एनोड पर हमेशा धातु का संचारण होता है। ध्यान रखने वाली बात है, एनोड द्वारा त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन को कैथोड ग्रहण करके खुद अपचयित हो जाता है और कैथोड का ऑक्सीकरण नहीं होता है।
कैथोड का केवल अपचयन होता है, और कैथोड का यदि अपचयन होता है तो कैथोड पर संचारण नहीं होता है। अब देखिए कैथोड पर दो तरह की स्थितियाँ हो सकती है। यदि माध्यम अम्लीय है, यदि माध्यम अम्लीय होगा तो H+ आयन होंगे, प्रोटॉन होंगे, और ये प्रोटॉन इन दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, और यहाँ पर H2 गैस रिलीज होगी। तो कई बार हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संचारण का जो विद्युत रासायनिक सिद्धांत है उसमें कैथोड पर क्या रिलीज होता है, कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, यदि अम्लीय माध्यम है तो H2 गैस रिलीज होगी, और यदि क्षारीय माध्यम है तो कोई सी गैस रिलीज नहीं होगी। बेसिक मीडियम में ये जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन और मॉइस्चर की प्रेजेंस में 4OH- बना लेते हैं, और ये हाइड्रोक्साइड आयन मेटल के कैटायन के साथ मिलकर मेटल का हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, और यही मेटल हाइड्रोक्साइड जंग में परिवर्तन हो जाता है, रस्ट में परिवर्तन हो जाता है। आपने देखा यदि अपन आयरन के रेफरेंस में देखें तो FeOH का होल थ्राइस बनाता है, और ये FeOH का होल थ्राइस ही रस्ट है, जो कि लाल भूरे रंग के एक पदार्थ के रूप में हमको दिखाई देता है। आप देखो मैंने डायग्राम के माध्यम से भी इसको समझा है। ये कोई मेटल की सरफेस है, इस पर ये दो एरिया डेवलप हो गए, ये एनोडिक एरिया है, ये कैथोडिक एरिया है। एनोडिक एरिया पे जो आयरन मेटल है ये अपने दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करती है और खुद Fe+2 में बदल जाती है, और ये दो इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए कैथोड के पास चले जाते हैं, और कैथोड पर ये दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और मॉइस्चर की उपस्थिति में OH- में बदल जाते हैं। OH- और Fe+2 दोनों मिलकर FeOH का होल ट्वाइस बना लेते हैं, जो बाद में FeOH का होल थ्राइस और Fe2O3.2H2 बदल जाता है, जो कि रस्ट कहलाता है। तो इस तरह से ये धातु का संचारण होता है। किस प्रिंसिपल से होता है? विद्युत रासायनिक सिद्धांत से संचारण होता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है, अब विद्युत जो रासायनिक सिद्धांत है संचारण का, उसके भी कई टाइप हैं और उनको हम एक एक पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है गैल्वेनिक संचारण। देखिए गैल्वेनिक संचारण विद्युत रासायनिक सिद्धांत का, जो विद्युत रासायनिक संचारण का सिद्धांत है उसी का पार्ट है, उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इसमें होता क्या है, इस प्रकार के संचारण में जब दो भिन्न भिन्न धातुएं आपस में या किसी माध्यम के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो एक धातु एनोड की तरह कार्य करती है और दूसरी जो धातु होती है वो कैथोड की तरह कार्य करती है, और जिससे क्या होता है गैल्वेनिक सेल का निर्माण हो जाता है, और जब गैल्वेनिक सेल का निर्माण होता है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार जो संचारण होता है वो क्या कहलाता है? गैल्वेनिक सेल संचारण कहलाता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी धातु तो एनोड बनेगी और कौन सी धातु कैथोड बनेगी? तो उसको डिसाइड करने के लिए विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होता है, ऐसी धातुएं जिनका इलेक्ट्रोड विभव उच्च होता है, जिसका इलेक्ट्रोड विभव उच्च होता है वो एनोड की तरह कार्य करती है, और ऐसी धातुएं जिसका इलेक्ट्रोड विभव का मान निम्न होता है वो कैथोड की तरह कार्य करती है। जब धातु को इलेक्ट्रोड विभव के घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्राप्त श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। श्रेणी के शीर्ष पर उपस्थित धातु अधिक सक्रिय है, वह एनोड की तरह कार्य करती है, तथा एनोड का ऑक्सीकरण होता है, वह एनोड का संचारण होता है। श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं की सक्रियता कम होती है और कैथोड की तरह कार्य करती है, तो कैथोड का संचारण नहीं होता। तो हमें उस सीरीज से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी मेटल सीरीज में हाई पे आती है, कौन सी मेटल सीरीज में लो पे आती है। तो वो मेटल जो सीरीज में हाई पाएगी उस मेटल का हमेशा संचारण होगा, उसमें कोरोजन होगा, क्योंकि वो बहुत ही एक्टिव होगी, उसके इलेक्ट्रोड विभव का मान उच्च होगा। वो ऐसी मेटल होगी जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर सकती है, और आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगी तो मेटल कैटायन में बदलेगी, और मेटल कैटायन में बदलने के बाद मेटल का कोरोजन होगा। लेकिन यदि ऐसी कोई धातु जिसका इलेक्ट्रोड विभव का मान निम्न है, बहुत लो है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लो पे आता है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन का रिमूव नहीं करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेगा, और ऐसी स्थिति में वो लेस रिएक्टिव होगा, कम सक्रिय होगा, और यदि वो कम सक्रिय होगा तो कैथोड की तरह कार्य करेगा, और जब वो कैथोड की तरह कार्य करेगा तो कैथोड पर कभी भी संचारण नहीं होता, कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है, रिडक्शन होता है। तो ऐसे में ये जो धातु होती हैं जिनका इलेक्ट्रोड विभव का मान निम्न होता है और विद्युत रासायनिक श्रेणी में लो पर आती है, उनका हमेशा संचारण नहीं होता है। अब देखिए मैंने ये आपको Zn कॉपर, जिंक कॉपर डेनियल सेल का एग्जाम्पल दिया है। ये मैंने विद्युत रासायनिक सीरीज को लिखा है जिसमें केवल 4 ही मेटल को दिखाया है। इसमें देखिए जिंक का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो हाई है, और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाई पे आता है, और इधर कॉपर का इसकी तुलना में इलेक्ट्रोड विभव का मान कम है, और ये इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लो पर आता है।
अब ऐसी अवस्था में जिंक एनोड की तरह कार्य करेगा और कॉपर कैथोड की तरह कार्य करेगा। यदि हम Zn कॉपर डेनियल सेल का निर्माण करें तो जिंक का हमेशा कोरोजन होगा, इसका संक्षारण होगा और कॉपर सेफ बचा रहेगा। तो इस तरह से गैल्वेनिक सेल का निर्माण हो जाता है और गैल्वेनिक सेल में जो धातु एनोड की तरह कार्य करेगी उसका संक्षारण होगा और जो धातु कैथोड की तरह कार्य करेगी वो संक्षारण से बची रहेगी। तो देखो इस तरह की परिस्थिति कब उत्पन्न होती है? इस तरह की परिस्थिति तब उत्पन्न होती है जब हम दो तरह की धातुओं को यूज़ करके, दो तरह की जब मेटल होती है उनको यूज़ करके किसी वस्तु का निर्माण करते हैं। तो होता क्या है कि जो एक्टिव मेटल होती है वो एनोड की तरह कार्य करते हुए कोरोजन करती रहती है, संक्षारित होती रहती है, और जो कम एक्टिव मेटल होती है उसका संक्षारण नहीं होता है। अब आप देख लीजिए, ये एक दो तरह की मेटल की बनी हुई वस्तु है और इसमें एक ब्रास स्क्रू है, ये ब्रास का स्क्रू है और ये नट है, स्क्रू और नट है, और ये स्टील का नट है। अब देखो दो तरह की मेटल है, ये तो ब्रास है और ये स्टील का नट है। अब इसमें जो ब्रास है वो कैथोड की तरह कार्य कर रहा है और जो स्टील का नट है वो एनोड की तरह कार्य कर रहा है। तो एनोड का यहाँ पर संक्षारण हो रहा है और जो ब्रास का स्क्रू है वो सेफ है। इसके बाद आता है सांद्रता सेल संक्षारण, कंसंट्रेशन सेल कोरोजन। इसमें होता क्या है, देखो सेल का निर्माण यहाँ भी होगा, लेकिन सेल का निर्माण होने की जो कंडीशन है वो अलग है। यहाँ पे क्या होता है, जब एक ही धातु की सतह पर दो अलग अलग सांद्रता के क्षेत्र बन जाते हैं तो ऐसी स्थिति में धातु की सतह पर एनोड व कैथोड क्षेत्र बन जाते हैं। जब धातु की जो सरफेस है, मेटल की सरफेस पर किसी भी कंसंट्रेशन के कारण ऐसी स्थिति हो जाए कि कंसंट्रेशन की असामान्यता हो जाए, कहीं कंसंट्रेशन ज़्यादा हो कहीं कम हो, तो ऐसी स्थिति में एनोड व कैथोड क्षेत्र बन जाते हैं तथा इस प्रकार होने वाला संक्षारण सांद्रता सेल संक्षारण कहलाता है। कम सांद्रता वाला क्षेत्र एनोड तथा अधिक सांद्रता वाला क्षेत्र कैथोड की तरह कार्य करता है और संक्षारण हमेशा एनोड पर होता है, यानी जहाँ सांद्रता कम होगी संक्षारण वहाँ ज़्यादा होगा। तो हमें समझ में आ गया कि इस प्रकार का संक्षारण कब होता है। इस प्रकार का संक्षारण जब होता है जब मेटल की सरफेस पर अलग अलग कंसंट्रेशन के क्षेत्र बन जाएं और अलग अलग कंसंट्रेशन के क्षेत्र डेवलप हो जाएंगे, तो वो वाला एरिया जहाँ पर कंसंट्रेशन कम होगी वो एनोड की तरह कार्य करेगा और जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो कैथोड की तरह कार्य करेगा। तो इस ऐसी स्थिति में एनोड पर कोरोजन होगा, एनोड पर संक्षारण होगा। अब आप देखिए कि सांद्रता सेल संक्षारण किस तरह से हो सकता है, कौन कौन सी सांद्रताएं चेंज हो सकती हैं, यानी किस किस सांद्रताओं में परिवर्तन आ सकता है। देखिए ऑक्सीजन सांद्रता सेल संक्षारण, यदि ऑक्सीजन की सांद्रता में भिन्नता हो तो भी सांद्रता सेल बन सकता है, कंसंट्रेशन सेल बन सकता है, और जब कंसंट्रेशन सेल बनेगा तो संक्षारण होना स्वाभाविक है। धातु की सतह पर ऑक्सीजन की सांद्रता में भिन्नता के कारण एनोड व कैथोड का निर्माण होता है, और जब एनोड व कैथोड का निर्माण होता है तो ऐसी स्थिति में जो संक्षारण होगा वो ऑक्सीजन सांद्रता सेल संक्षारण कहलाता है। यानी मान लो मेटल की सरफेस पे ऑक्सीजन की सांद्रता में भिन्नता हो गई, एक जगह पे ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक है तो दूसरी जगह पे ऑक्सीजन की सांद्रता कम है, तो ऐसी स्थिति में जहाँ ऑक्सीजन की सांद्रता कम है वो एनोड बन जाएगा, जहाँ ऑक्सीजन की सांद्रता ज़्यादा है वो कैथोड बन जाएगा। अब देखिए ऐसी परिस्थिति कब उत्पन्न होती है, धातु की वह सतह जो धूल मिट्टी पानी की बूंद के द्वारा ढकी रहती है तथा जल की मात्रा कम होती है, जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है वह क्षेत्र एनोड की तरह कार्य करने लग जाता है तथा वहाँ धातु का संक्षारण होता है। मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्सीजन सांद्रता सेल में क्या होता है, किसी भी कारण से मेटल की सरफेस पर ऑक्सीजन की सांद्रता में भिन्नता उत्पन्न हो जाए। अब होता है क्या है कि मेटल की सरफेस पर धूल मिट्टी के कण जमे हो सकते हैं, पानी की बूंद जमी हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में जो मेटल की सरफेस है वो इनके द्वारा ढक ली जाती है। वायुमंडलीय ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो खुली सरफेस की तुलना में यहाँ कम होती है, तो ये वाला जो क्षेत्र होता है वो एनोड की तरह कार्य करने लग जाता है, और जो मेटल की सरफेस है वो डायरेक्ट ऑक्सीजन के संपर्क में आ रही है वो कैथोड की तरह कार्य करने लग जाती है। आप इस डायग्राम में देख सकते हो ये वाला जो क्षेत्र है वो एनोड है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी कारण से चाहे कचरा जमे, चाहे धूल मिट्टी के कण जमे, चाहे यहाँ पर मॉइस्चर जम जाए, पानी की बूंद हो जाए, तो इससे क्या है कि ऑक्सीजन की लिमिटिंग हो जाती है, लिमिट हो जाते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन इतनी नहीं पहुँच पाती, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का इजी एक्सेस होता है। यदि यहाँ ऑक्सीजन का इजी एक्सेस होता है तो कैथोड बन जाता है या एनोड बन जाता है। देखो मैंने इसमें यहाँ हाथ से बनाया हुआ डायग्राम में भी बताया मैंने, ये देखो पानी की बूंद है तो यहाँ ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो कम है, तो यहाँ आयरन
जो है एनोड की तरह कार्य करता है और जो रिमेनिंग पार्ट है वह कैथोड की तरह कार्य करता है। और एनोड पर क्या होता है, एनोड पर हमेशा मेटल का ऑक्सीकरण होता है, और कैथोड पर ये यदि मॉइस्चर है और ऑक्सीजन है तो ये OH माइनस बनता है, और जो पुनः रिएक्शन करके FeOH का होल ट्वाइस वो रीअरेंजमेंट होके ऑक्सीजन के साथ पुनः रिएक्शन करके FeOH का होल ट्वाइस, और इससे फिर Fe2O3.3H2 बनता है, जो कि रस्ट होता है, जंग होता है। इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। अब देखिए दूसरा, ये भी इस सांद्रता से संचारण का उदाहरण है, गर्त संचारण। गर्त संचारण, धातु की सतह के टूट जाने के कारण सतह पर छोटे छोटे गर्त या गड्ढे बन जाते हैं। इन गर्त में मिट्टी, धूल के कारण पानी भर जाने के कारण ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है, जिससे एनोड और कैथोड बन जाते हैं, तथा इस प्रकार होने वाला संचारण गर्त संचारण कहलाता है। देखो होता क्या है कि मेटल की सरफेस किसी भी कारण से खुरदरी हो जाए, किसी भी कारण से टूट जाए। ऐसा हो सकता है कि किसी कारण से टूटने के कारण उसमें छोटे छोटे गर्त बन जाते हैं, छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं, और इन गड्ढों में धूल, मिट्टी के कण और वाटर की बूंदें भर जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन होती है वो मेटल के डायरेक्ट संपर्क में नहीं आ पाती, और आती है तो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम होती है। इस कारण ये वाला जो एरिया होता है जहाँ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है वो एनोड की तरह कार्य करने लग जाता है, यानी यहाँ पर धातु का संचारण होता है, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो कैथोड की तरह कार्य करता है, तो कैथोड पर संचारण नहीं होता। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि संचारण कहाँ होगा, संचारण वहाँ होगा जहाँ सांद्रता हमेशा कम होगी, और सांद्रता कम होगी तो एनोड बनेगा और एनोड का कोरोजन होगा। देखिए एनोड पर Fe+2 4 इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है। 2 Fe के एटम अपने 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। कैथोड पर ये 4 इलेक्ट्रॉन H2 और O2 के साथ रिएक्शन करके 4OH माइनस बनाते हैं, जो कि FeOH का होल ट्वाइस, तो FeH का होल थ्राइस, और फिर Fe2O3.3H2 बनाते हैं। ये रस्ट होता है, जो कि लाल भूरे रंग का पदार्थ होता है। तो ये कोरोजन का विद्युत रासायनिक सिद्धांत हो। आप देख लीजिए, ये मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस पर क्रैकिंग आने से गर्त बन गया, और इस पर धूल, मिट्टी, कण जमने से ये एनोड की तरह कार्य कर रहा है, और रिमेनिंग पार्ट कैथोड की तरह कार्य कर रहा है। तो कोरोजन हमेशा यहाँ होगा। तो ये आपके जो प्रिंसिपल थे वो ख़त्म हो गए। धन्यवाद।